गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में पढ़ने जा रहे हैं गुणगन लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक का भाग 4। भाग 3 तक हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से जब विदेशों में, इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, कपड़ा वहां से बनकर आने लग गया तो भारत की क्या स्थिति हुई थी, किस तरह भारत के कपड़े का पतन हुआ था। और फिर उसके बाद में जब सूती कपड़ा की मांग ज्यादा होने लगी तो हमारे यहाँ के कपड़े पे क्या लग गई थी, रोक लग गई थी कि वो विदेशों में नहीं जाएगा। इसके बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूती कपड़ा मिलों का उदय। सूती कपड़ा और मिलों का उदय। ठीक है, सूती कपड़ा और मिलों का उदय, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। तो भारत से जो पहली कपड़ा मिल बनी वो 1854 में बनी थी। और कहाँ बनी थी? मुंबई में बनी थी। ये कताई मिल थी, यह कताई मिल थी, यानी इसमें कपड़े को काटा जाता था। ठीक है, पहले चरखे से काटते थे, अब मिल के अंदर जो मशीनें लग गई थी उससे कटाई की जाती थी। 19वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी की शुरुआत से ही, जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई थी तभी से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले, भारत से इंग्लैंड और चीन से होने वाले, चीन से होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए, कच्चे कपास के निर्यात के लिए मुंबई, जो बॉम्बे था, मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था, जिसको पहले बंबई बोला जाता था। एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। ठीक है, मुंबई क्या बन चुका था? एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। यहाँ से जो कच्चा कपास वगैरह है वो इंग्लैंड और चीन में जाया करता था यहाँ से। ठीक है, हो चुका था। और बंबई पश्चिमी भारत की, बंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली, काली मिट्टी वाली, जो काली मिट्टी थी, काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी के काफी निकट था, उस विशाल पट्टी के काफी निकट था, विशाल पट्टी के काफी निकट था। ठीक है,
विशाल काली काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी के काफी निकट था, जहां कपास की खेती की जाती थी, जहां कपास की खेती की जाती थी। यहाँ पर क्या की जाती थी? कपास की खेती होती थी, ठीक है। और कपास से क्या होता है? सूती वस्त्र बनाने के लिए कच्चा माल का काम करता है। तो जो काली मिट्टी होती है उसमें ही कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई, जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई, ठीक है, मिलों की स्थापना हुई, उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा, क्योंकि वहां पर काली मिट्टी थी और काली मिट्टी में जो कपास होता है उसकी खेती आराम से की जाती थी, इसलिए सूती कपड़ा मिलों को स्थापना हुई, उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल सन 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। यह कताई हुई थी। 19वीं सदी की शुरुआत से भारत में इंग्लैंड और चीन से होने वाले कच्चे कपास को निर्यात के लिए मुंबई के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। मतलब मुंबई ऐसी जगह थी जहाँ से भी कच्चा माल इंग्लैंड में जाता था और चीन में जाता था। मुंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी की काफी निकट था, जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। तो आसानी से उनको माल मिलने लग गया था। आगे इसी में देखेंगे हम सूती कपड़े मिलों के उदय में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखा बच्चों किस तरह से सूती कपड़ा बनाया जाता था और मुंबई में इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी, ताकि वहां की जो मिल है उनको कच्चा माल आसानी से मिल सके। 1900 तक आते हैं सन 1900 तक आते आते मुंबई में चौरासी कपड़े मिलें चालू हो चुकी थी। चालू हो चुकी थी। ठीक है, सन 1900 तक आते आते 84 कपड़ा मिले चालू हो चुकी थी और चुकी थी। उनमें से बहुत से सारे मिले, उनमें से बहुत सारी जो मिले थी, उनमें से बहुत सारी मिले पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने जोड़ी थी। पारसी व गुजराती जो व्यवसायी थे, व्यापारी थे, व्यवसायियों ने खोली थी। ठीक है, पारसी व्यवसायियों ने खोली थी और चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा भी कमा चुके थे। चीन के साथ व्यापार के जरिए
काफी पैसा भी कमा चुके थे। ठीक है, काफी पैसा भी कमा चुके थे इसके जरिए। और इस दौरान दूसरे शहरों में भी दूसरे शहरों में भी इस दौरान दूसरे शहरों में भी क्या हुआ? दूसरे शहरों में भी इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए, ऐसे कई कारखाने खोले गए, ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना अहमदाबाद में पहला कारखाना सन 1861 में खुला। खोला गया 1861 में खोला गया। अहमदाबाद में पहला जो कारखाना था वो 1861 में खोला गया था। अगले साल संयुक्त प्रांत स्थित अगले साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर, ठीक है, 1861 के अगले साल ही, ठीक है, 1861 में तो यहाँ खोला गया अहमदाबाद में, और अगले साल ही क्या हुआ? कानपुर में भी एक बड़ा कारखाना खोला गया। एक बड़ा कारखाना खोला गया, ठीक है। तो अगले साल क्या हुआ? जो कानपुर था उसमें भी एक बड़ा कारखाना खोला गया। तो सन 1900 तक आते आते मुंबई में कम से कम 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसाय में खोली थी, और उन्होंने चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा भी कमा चुके थे। और इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला गया, और अगले साल ही संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक बड़ा कारखाना खोला गया। तो इस तरह से धीरे धीरे 1900 तक आते आते 84 कपड़ा मिले भारत में मतलब खुल चुकी थी मुंबई के अंदर, ठीक है। आगे इसी में देखेंगे हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेती और कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। जो क्या हो गए थे? मजदूर जिनके पास रोजगार नहीं रहा था वो क्या करने लग गए थे कि मिलों में जाकर के काम करने लग गए थे, नौकरी करने लग गए थे हजारों की संख्या में, क्योंकि वो क्या हो गए थे? बेरोजगार हो गए थे। कुछ तो खेतिया मजदूर बन गए थे और कुछ क्या करने लग गए थे? मिलों में आकर के कार्य करने लग गए थे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान ठीक है, प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को, ठीक है, जो भारतीय कपड़े के कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा।
समस्याओं से जूझना पड़ा। ट्रांसफार्मर से बहुत सारी समस्याओं से क्या करना पड़ा, जूझना पड़ा। और समस्याओं से जूझना, सबसे पहली समस्या तो यही थी, सबसे पहली समस्या तो यही थी, मतलब जो सबसे पहली समस्या थी वो क्या थी, यही थी कि सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए, इस उद्योग को ब्रिटेन से आए, जो ब्रिटेन से आए क्या थे, लोग थे, ठीक है, ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना था, सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना था, क्योंकि ब्रिटेन में क्या हो गए थे, मशीनों से कपड़े बनने लग गए थे, तो वहां का कपड़ा क्या था, सस्ता था। तो सबसे पहले तो उसका मुकाबला करना था। और ज्यादातर देशों में सरकारें आयाती जो चीजें होती थी उसके ऊपर क्या लगा देती थी, सीमा शुल्क लगा देती थी कि भाई दूसरी जगह से हमारे देश में कोई चीज आ रही है तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता था, सीमा शुल्क लगा दिया जाता था। तो दूसरी बात ये थी, लगा दिया करते थे, शुल्क लगाकर अपने देश के उद्योगों को बढ़ाने से प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी, मतलब आपसी प्रतिस्पर्धा भी क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण भी मिलता था। परंतु औपनिवेशिक, जो औपनिवेशिक देश हुआ करते थे ना, औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। सुरक्षा नहीं दी, यानी कि जो भारत में आता था और उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क नहीं दिया जाता था। इससे क्या हो गई, तो आय कम हो गई, दूसरी को संरक्षण भी नहीं मिला। और भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रों का उत्पादन, भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी। प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी। प्रथम विश्व युद्ध के समय
दिखाई दी थी। ठीक है, तो प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा था। सबसे पहली समस्या तो ये थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना था, परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा भी नहीं दी। एक तो क्या हुआ करता था कि जो भी किसी भी कहीं से भी जो भी माल आता था तो उसके ऊपर सीमा शुल्क लगाया जाता था, तो उससे संरक्षण प्राप्त हो जाता था। लेकिन भारत को तो ये भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भारत में जो भी विदेशों से माल आता था उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं दिया जाता था। मतलब जो विदेशी होते थे किसी भी प्रकार का कर नहीं देते थे, बल्कि भारत में आकर के अपने माल को सस्ते दामों पर बेचते थे। तो इस तरह से कोई सुरक्षा नहीं थी। और भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही दिखाई दी थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तभी से वस्त्रों का क्या होने लग गया था, उत्पादन होने लग गया था। ठीक है, जब ब्रिटेन में आने वाले कपड़े मात्रा में काफी कमी आ गई तो सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों के कपड़ों को उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। ठीक है, तो भारतीय कपड़ों का उत्पादन तब से ही बढ़ने लग गया था। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा हो गया है सूती कपड़ा और मीलों का उदय किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से मीलों का उदय हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टीपू सुल्तान की तलवार और गुर्जर स्टील। लोहे से संबंधित आ गया, वस्त्रों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टीपू सुल्तान की तलवार और वुडन स्टील। टीपू सुल्तान की तलवार और स्टील। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे भारतीय इस्पात और लोहा धातु की कला की कहानी। भारतीय इतिहास और लोहे धातु की कला की कहानी। भारतीय इतिहास और लोहे धातु की कला की जो कहानी है उसके बारे में देखेंगे। हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वे ही टीपू सुल्तान है जो 1799 तक मैसूर पर शासन किया। जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने हैदर अली के पुत्र थे। इन्होंने 1799 तक मैसूर पर क्या किया था, शासन किया था। और शासन करने के बाद में अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी। अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते
मारे गए। ठीक है, तो लड़ते लड़ते क्या हुआ, मारे गए। हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते क्या हुए, मारे गए। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें, टीपू की विश्वविख्यात तलवारें। ठीक है, आज आज जो तलवार आज इंग्लैंड के इंग्लैंड के संग्रहालय में, इंग्लैंड के संग्रहालय में बहुमूल्य संपत्ति है। इंग्लैंड के संग्रहालय में रखी हुई है एक बहुमूल्य संपत्ति के तरह से। ठीक है, जो टीपू की जो तलवारें हैं वहां पर इंग्लैंड में रखी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों है? दरअसल इस तलवार की धार जो टीपू की तलवार है उसकी जो धार है, ठीक है, तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी, इतनी सख्त व पैनी थी। तो टीपू की जो तलवार थी वो, उसकी जो धार थी वो इतनी सख्त भी थी और पैनी भी थी। ठीक है, जो कि पैनी थी, वह दुश्मन के लोहे कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। अगर मान लीजिए किसी दुश्मन ने लोहे का कवच पहना है, उसको भी क्या कर सकती थी, आसानी से चीर सकती थी। इसलिए उसकी जो तलवार थी बहुत ज्यादा पैनी भी थी और धार वाली भी थी। ठीक है, और इस तलवार में गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली ऊटस नामक स्टील से पैदा हुआ था। कार्बन की इसमें ऊटस लगी हुई थी, इसलिए यह गुण इसमें पैदा हुआ था। इसी में हम आगे देखेंगे टीपू के बारे में। तो देखा आपने कि टीपू की जो तलवार थी वो इतनी पैनी थी कि वो क्या करती थी कि अगर मान लीजिए किसी ने अपनी रक्षा के लिए लोहे के पहने हुए हो वस्त्र, तो भी उसको क्या कर देती थी, वो काट सकती थी। उसकी धार थी और उसमें कार्बन की ऊटस लगी हुई थी, इसलिए उसमें ये गुण पाया गया था। तो इस तरह की तलवारें, लेकिन जो ये तलवारें हैं वो कहाँ पर रखी गई है? इंग्लैंड के संग्रहालय में रखी गई है, जो कि एक बहुमूल्य संपत्ति है। इस तरह की तलवारें यहाँ पर बनाई जाती थी, अधिक मात्रा वाली पूरे नाम से पैदा होती, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। जो बुटर स्टील है वो पूरे दक्षिण भारत में क्या था बच्चों, बनाया जाता था। ठीक है, तो पूरा बुटर स्टील बनाया जाता था और इस बुटर स्टील की तलवारें बहुत पहनी, इस बुटर स्टील की तलवारें बहुत पैनी होती थी, बहुत पैनी। ठीक है, बहुत पैनी हुआ करती थी और लहरदार होती थी। तलवारें बहुत ही क्या होती थी, पैनी होती थी और लहरदार भी होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के, इनकी यह बनावट लोहे में
लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। जो इनकी धार होती थी वो जो सूक्ष्म कण होते थे कार्बन के, उसके द्वारा ही पैदा होती थी। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद जब टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उसके 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने जो फ्रांसिस बुकानन थे, उन्होंने फ्रांसिस बुकानन ने नाम है ये, ठीक है, फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रकरण भट्टियों में जहाँ पर भी लोहा गलाया जाता है, ठीक है, तो प्रैगलन भट्टियों में वुटेज स्टील किस तरह बनाया जाता है। वुटेज स्टील किस तरह बनाया जाता है। इन भट्टियों में लोहे के काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता है। इनको क्या करते हैं कि मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता है, और किसके साथ मिलाकर, काट कोयले के साथ, और तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्राक्कलन इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते हैं, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी देशों में भी क्या होता था, निर्यात होता था। ठीक है, तो इस तरह से वुडन स्टील बनाया जाता था। मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और वुडन असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल और मलयालम शब्द उकरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। जो विटस शब्द है वो दक्षिण भारत का शब्द है, उसको जब अंग्रेजी में बोला गया तो उसका नाम क्या रख दिया गया, वुटस। ठीक है, ये उक्कू से बना हुआ शब्द है जो कि तमिल और तेलुगु भाषा का शब्द है। भारतीय वुडन स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया। जब उन्होंने देखा कि किस तरह से ये तलवार, जो उसकी टीपू सुल्तान की तलवार देखी, तो क्या हो गया, जो विदेशी लोग थे उन्होंने यूरोपीय वैज्ञानिकों को भी काफी आकर्षित किया। विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबक तत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुडन स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि किस तरह से भारत में वुडन स्टील बनाया जाता है, तो उन्होंने 4 साल तक इसका अध्ययन किया कि किस तरह से इसको तैयार किया जाता है
और इसमें कौन कौन से कण होते हैं जो कि तलवार में क्या बनाते हैं, अच्छी धार बनाते हैं, और किस तरह से इस स्टील को बनाया जाता है। दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित भूजल स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आसिया में पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। ठीक है, जब 19वीं सदी आई तो ये जो वुडन स्टील बनाया जाता था उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त होती जाने लगी और भारत पर अंग्रेजों की और जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग भी समाप्त हो गया। जैसे ही भारत के ऊपर अंग्रेजों ने अपने अधिकार कर लिया तो यहाँ का जो तलवार का उद्योग था और जो शस्त्र बनाए जाते थे, अस्त्र बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, वो भी समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। जो भारत में लोहे इस्पात का उद्योग था उसका स्थान किसने ले लिया, इंग्लैंड ने ले लिया। तो देखो बच्चों, आज हमने इसमें हिंदुस्तान की वुडन स्टील वाली तलवार के बारे में पढ़ा। ठीक है, साथ ही साथ हमने कपड़ा मिलों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कपड़े की मिलें बनी मुंबई के अंदर 84 मिलें बन रही थी और किस तरह से वहां पर कच्चा माल पहुंचाया जाता था। अब हम इसी का 5वां जो भाग है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।